नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि पॉलिटी के हैं और बेस्ड हैं आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, मोर देन 400 आर्टिकल्स, 500 आर्टिकल्स। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मोर देन 400 आर्टिकल्स। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अभी कितने हैं? अभी हैं 470 आर्टिकल्स। 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वेर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? ऑप्शंस हैं 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, 24 पार्ट्स, 450 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल, 22 पार्ट्स, 390 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, 24 पार्ट्स, 425 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल। तो जब बना था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका सही आंसर है 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, ऑप्शन ए। There were originally how many articles in the Constitution of India? Options है 420, 380, 395, 270. सही आंसर है ऑप्शन सी 395. Total number of schedules in Constitution is 12, 16, 12, 10, 8. सही आंसर ऑप्शन बी 12. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन बाद में 4 शेड्यूल और जोड़े गए, 9th, 10th, 11th और 12th। 9th कब जोड़ा गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स को डाला गया? इसमें लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स और रेलवेज। टेंथ शेड्यूल कब ऐड किया गया? 10th शेड्यूल ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, और इसमें रखा गया प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसमें डाला गया प्रोविजन ऑफ पंचायती राज। ट्वेल्थ ऐड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही, और इसमें डाला गया म्युनिसिपैलिटीज को। मतलब ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अब 12 शेड्यूल। Consider the following statements. The Constitution of India has 20 parts. There are 390 articles in the Constitution of India in all. 9th, 10th, 11th and 12th schedule were added to the Constitution by the Constitution Amendment Acts. नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन 1 and 2, दूसरा ऑप्शन 2 ओनली, तीसरा 3 ओनली और चौथा 1, 2 and 3। तो हमारा सही आंसर है 3 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट बस सही है, पहला और दूसरा गलत है। कैसे गलत है देख लेते हैं। क्योंकि जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 20 नहीं है, 22 है, और आर्टिकल्स जो है वो 390 नहीं है। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था शुरू में उसकी बात करें तो उस टाइम 395 था, और अभी की बात करें तो अभी 470 है, यानी कि दोनों ही तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा हमारा सही हो गया? 3 ओनली। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। Consider the following statements. The Parliament of India can place a particular law in 9th schedule of the Constitution of India. The validity of a law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. अब कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2,
neither 1 nor 2. तो सही आंसर ऑप्शन ए 1 only. The Indian Constitution is divided into 16 parts, 22 parts, 24 parts, 25 parts. सही आंसर है ऑप्शन बी 22 parts. चार नए पार्ट्स इसमें जोड़े गए थे. कौन कौन से थे वो चार नए पार्ट? 4A, 9A, 9B और 14A. 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया, 9A में म्युनिसिपैलिटीज को डाला गया, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और 14A में ट्रिब्यूनल. तो एक्चुअल नंबर कितने हो गए पार्ट्स के? एक्चुअल नंबर 25 हो गए, लेकिन नंबरिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग अभी भी 22 तक ही है, क्योंकि जो चार बाद में पार्ट जोड़े गए उनका नाम ऐसे रखा गया 4A, 9A, 9B, 14A, इसलिए नंबरिंग अभी भी 22 तक की है, लेकिन एक्चुअल नंबर उनकी 25 है. Which part of Constitution contains provision relating to citizenship? Options है Part 1, Part 3, Part 2, Part 4. सही आंसर ऑप्शन सी Part 2. Which one of the following is not correctly matched? Options है Citizenship, Part 2 of Constitution, Fundamental Rights, Part 3 of Constitution, Fundamental Duties, Part 6A of Constitution, State, Part 6 of Constitution. कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को 6A में नहीं 4A में रखा गया है. Match list 1 and list 2 and select the correct answer from the code given below. एक तरफ सब्जेक्ट दिया गया है और दूसरी तरफ प्रोविजन या पार्ट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का. हमें मिलाना है कि कौन सा सब्जेक्ट किस प्रोविजन से बिलोंग करता है. पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, दूसरा है सिटीजनशिप, तीसरा है फंडामेंटल राइट और सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये बिलोंग करता है आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323A से बिलोंग करता है. तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए के लिए हमें चाहिए क्या? ए के लिए हमें चाहिए 2, बी के लिए हमें चाहिए 1, सी के लिए हमें चाहिए 4 और डी के लिए 3. यानी हमारा आंसर होना चाहिए 2 1 4 3. देखते हैं किसमें 2 1 4 3. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए सही है 2 1 4 3. Which part of our constitution envisages a 3-tier system of पंचायत? ऑप्शंस है पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 या फिर पार्ट 12. तो सही आंसर है पार्ट 9. पार्ट 9 में 3 टायर ऑफ पंचायत की बात की गई है. 3 टायर पे मतलब क्या? सबसे नीचे क्या होगा? सबसे नीचे होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर मंडल या तालुका, और तालुका के ऊपर जिला परिषद. Which part and chapter of Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and the states? ऑप्शंस है पार्ट 11 चैप्टर 1 और दूसरा ऑप्शन है पार्ट 11 चैप्टर 2, पार्ट 12 चैप्टर 2, पार्ट 12 चैप्टर 2. तो सही आंसर होगा पार्ट 11 चैप्टर 1. ऑप्शन ए सही है. बढ़ते अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है Which one of the following schedules of Indian Constitution list the name of a state and specifies their territories? ऑप्शंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट. बाकी सारे शेड्यूल्स के बारे में भी देखते हैं. फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है लिस्ट ऑफ स्टेट और टेरिटरीज को. सेकंड शेड्यूल में रखा गया है लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज जैसे कि जजेस और कैग. थर्ड में रखा गया है फॉर्म ऑफ ओथ
और फोर्थ में रखा गया है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। Which of the following are enshrined in the third schedule of Indian Constitution? ऑप्शन है फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन, form of oath to be made by the Chief Justice of Supreme Court, form of oath of office for the President of India, and form of oath to be made by the Member of Parliament. Options है 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। तो सही आंसर इसका 1 2 4। जो फॉर्म ऑफ ओथ है प्रेसिडेंट के लिए वो आर्टिकल 60 में दिया गया है। Fourth schedule of Constitution of India deals with allocation of seats for the Council of State, political defection, पंचायत सिस्टम, लैंग्वेजेस। फोर्थ शेड्यूल, तो इसका सही आंसर है इसमें दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन ए। If a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedules of Constitution must be amended? Options है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सही आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट। Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the given code. ऑप्शन एक तरफ शेड्यूल का और दूसरे तरफ सब्जेक्ट मैटर। फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। सिक्स्थ शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज के बारे में कहा गया है। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात की गई है और नाइन्थ शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए के लिए हमें चाहिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। यानी सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन सी सही आंसर है। Under which schedule of Constitution of India can be transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? Options है थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल या फिर 12th शेड्यूल। सही आंसर है ऑप्शन बी, फिफ्थ शेड्यूल। और ये किस केस के बाद हुआ था? सामथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में शेड्यूल है और लिस्ट 2 में सब्जेक्ट है। सेवेंथ शेड्यूल में क्या रखा गया है? इसमें रखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। एट्थ शेड्यूल में रखा गया है लैंग्वेजेस को। नाइन्थ शेड्यूल में रखा गया है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स और 10th शेड्यूल में रखा गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। हमारा आंसर हो जाएगा ए के लिए 3, बी के लिए 1, सी के लिए 4 और डी के लिए 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी सही है। Which of the following language is not included in 8th schedule of the Constitution? ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लिश। ये 8th शेड्यूल में नहीं है। हमारे 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है और इसके अलावा 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? 6 है। कौन कौन से लैंग्वेजेस है वो 6? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। कब रखा गया था इन्हें? क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा कब दिया गया था? तमिल को दिया गया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 13 में और उड़िया को 2014 में। यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस अगर आपसे पूछे कि कितने हैं तो 6 है। कोयलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है 7th, 8th, 9th, 10th। सही आंसर ऑप्शन सी
नाइन्थ। इस केस को हम नाइन्थ शेड्यूल केस भी कहते हैं और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन को रोकने की बात की गई थी। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, स्टेट लैंड रिफॉर्म्स laws have been included in the 7th schedule, 9th schedule, 8th schedule, 10th schedule. सही आंसर इसका 9th schedule, ऑप्शन बी। The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of 9th schedule जब ऐड किया गया 9th schedule जब ऐड किया गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ लिस्ट है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ एंट्रीज है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये लिस्ट कौन सी है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और इसके लिए बनाए गए हैं 3 लिस्ट। पहला लिस्ट बनाया गया है यूनियन लिस्ट। पहले लिस्ट 1 जो है जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, उसमें वैसे सब्जेक्ट्स को डाला गया है जिसपे लॉ बनाने का पावर यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है। लिस्ट 2 जिसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, उसमें हमने वैसे सब्जेक्ट्स को डाला है जिसपे लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तीसरा जो लिस्ट है जिसे हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, उसमें उन सब्जेक्ट्स को डाला गया है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। यानी स्टेट थर्ड लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट है जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। ठीक है। तो हमें बताना है कि लिस्ट 1 में कितनी एंट्रीज थी, लिस्ट 2 में कितनी थी और लिस्ट 3 में कितनी थी। तो यूनियन में 97, स्टेट में 66 और कंकरेंट लिस्ट में 47। लेकिन अभी अगर हम करंट बात करें तो यूनियन लिस्ट में 98 एंट्रीज हैं, स्टेट लिस्ट में 59 है और कंकरेंट में 52 है। ये हम करंट बात करेंगे तब, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब इतनी एंट्रीज थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 के लिए ए होना चाहिए, 2 के लिए सी होना चाहिए और 3 के लिए बी होना चाहिए, यानी ए सी बी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सी बी। Under the Constitution of India, economic planning is a subject of in a state list, in the union list, in the concurrent list, not specified in any list. सही आंसर होगा concurrent list. Which of the following is the subject of concurrent list? Police, criminal matters, radio and television, foreign affair. सही आंसर ऑप्शन बी, criminal matter. ये concurrent list का है सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट को देखते हैं। पुलिस स्टेट लिस्ट का है, रेडियो और टेलीविजन ये दोनों यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। Which of the following subject lies in the concurrent list? ऑप्शन है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, डिफेंस। सही आंसर ऑप्शन बी, एजुकेशन। Education, which was initially a state subject, was transferred to the concurrent list by the 24th Amendment, 25th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment. सही आंसर होगा 42nd Amendment Act। ये एक्ट कब आया था? ये 1976 में आया था। और इसमें क्या किया गया था कि जो एजुकेशन है वो पहले स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन इसे बाद में ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 में है यूनियन लिस्ट और दूसरी तरफ वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट, या एक तरफ लिस्ट है और दूसरी तरफ वो सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट में कौन सा आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा सेंसस, स्टेट लिस्ट में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, कंकरेंट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग और रेसिडुअरी पावर स्पेस रिसर्च। अब रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या होता है? हमने देखा कि 7th शेड्यूल में लिस्ट बनाई गई है 1, 2 और 3। पहले पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, दूसरे पे स्टेट
तीसरे पे दोनों मिलके। लेकिन इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है, इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है जिसका मेंशन इन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, तो उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का जो पावर है, उसी पावर को हम कहते हैं रेसिडुअरी पावर, और वो पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए के लिए होना चाहिए 3, बी के लिए 1, सी के लिए 4 और डी के लिए 2। 3 1 4 2। सही आंसर ऑप्शन ए 3 1 4 2। Which one of the following schedule of Constitution of India contains provision regarding anti-defection law? Options है सेकेंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल या फिर 10th शेड्यूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। अब शेड्यूल्स को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बस हमें एक सेंटेंस याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, कैसे हम याद रख सकते हैं? ये तो शेड्यूल हो गया 1 से लेके 12 से, वो सब्जेक्ट हम डिनोट कर सकते हैं आसानी से और याद रख सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स में टी स्टैंड फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई स्टैंड फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन एंड ओथ, आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन, एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, ओ स्टैंड फॉर अदर ट्राइबल एरियाज, एफ फॉर फेडरल लिस्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि 22 है, एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्शन, पी स्टैंड्स फॉर पंचायत एंड एम स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपैलिटीज। तो ये था एक आसान ट्रिक शेड्यूल्स को याद रखने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।